हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार, आपका पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक आज आपको इस वीडियो में जो आपकी पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति, इसका छठा अध्याय, इसका पहले नाम था बेटा इस चैप्टर का जो था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किंतु इस वर्ष से जो छठा पाठ है इसका नाम बदल कर हो गया है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता हमको निम्नलिखित स्थितियों में पड़ती है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। कई दफ़ा जब दो देशों के बीच सीमा विवाद या अन्य कोई व्यापार से संबंधित विवाद यानी कोई भी झगड़ा जो मतभेद हो जाता है, तो उस मतभेद को युद्ध के स्तर तक ना पहुंचने दें और उस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। तो यही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका द्वारा संभव हो पाता है। युद्धों की रोकथाम में सहायक। अभी मैंने बताया कि किसी भी दो देशों के बीच में अगर कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो तो उन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता द्वारा युद्ध को होने से बचाना, और यही कहलाता है युद्ध की रोकथाम में सहायक। और विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, जो तीसरा पॉइंट है बेटा, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। तो आपको पता है सन 1945 के बाद में एशिया और अफ्रीका के कई देश स्वतंत्र हुए, और बेटा ये सब देश इस तरह की कंडीशन में थे कि जो विकसित देश थे, जहाँ का जो जीवन स्तर था वह काफ़ी निम्न स्तर का था बेटा, गरीबी वहाँ काफ़ी है। तो ऐसे देशों को विकास के लिए आर्थिक संगठनों की आवश्यकता पड़ी, और कई जो देश थे आपस में उन्होंने संगठन बनाया और एक दूसरे का सहयोग करते हुए वो आजकल आर्थिक विकास में बहुत आगे पहुंच गए हैं। चौथा पॉइंट है बेटा प्राकृतिक आपदा और महामारी से निपटना। प्राकृतिक आपदा वे स्थितियां होती हैं बेटा जो मनुष्य की गलती से नहीं अपूर्ति, जो बाढ़, तूफान, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं, जो प्रकृति के द्वारा जो आपदा आती है वो कहलाती है प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप आदि। तो जब किसी देश में बाढ़ या भूकंप आए या तूफान आ जाता है तो बेटा उस स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो भरपूर सहायता करने का प्रयास करते हैं। और महामारी से निपटना। महामारी यानी जो बीमारी जब एक देश में सीमित ना रहकर पूरे विश्व में जब फैल जाती है तो वो कहलाती है महामारी। तो महामारी की स्थिति में भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बेटा वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो अलग अलग देशों को जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन या सलाह देता है और बीमारी से निपटने में उन देशों की सहायता प्रदान करता है। पांचवा जो पॉइंट है बेटा वह है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, कि सभी देश अपने आपसी मतभेद को भुलाकर एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, जिससे सभी विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। आपको पता है बच्चों, दिन प्रतिदिन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पृथ्वी का तापमान काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और तकरीबन जो औसत है वो 1 या 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हर जगह का बढ़ गया है।
तो इस समस्या से निपटने के लिए जब भी जो बड़े बड़े संगठन की बैठक होती है तो वहाँ पर इस मुद्दे पर एक सकारात्मक बहस होती है और उस हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई इसका समाधान अवश्य निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए एक संस्था बनी, राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के असफल होने के कारण 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है और जो 193वां सदस्य है वह है दक्षिणी सूडान। ये बेटा अफ्रीका का एक देश है। तो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि जो भारत 30 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी बेटे, वो अटलांटिक चार्टर के तहत हुई थी। वहाँ पे जो महाशक्ति है इसके जो अध्यक्ष थे वो बैठे थे और उन्होंने इस चार्टर पे साइन किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो सबसे शक्तिशाली अंग है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य जो हैं उनके नाम है बेटा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इसका याद करने का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बेटा, 2 तो महाशक्ति हो गई आपकी अमेरिका और सोवियत संघ। अब सोवियत संघ ख़त्म होकर उसकी जगह रूस ने ले ली है। और जो एक देश हमारा पड़ोसी है वो है चीन। 3 देश याद हो गए। चौथा देश जिसने हमारे देश को गुलाम बनाया था ब्रिटेन। और जो 5वां देश है वो है फ्रांस। तो सभी बच्चों को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम अवश्य याद होने चाहिए। ज़रा मन ही मन में जब भी कभी पढ़ो तो इसको आंख बंद करके अपने 5 देशों के नाम बोलिए तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा। और जो 5 देश होते हैं बेटा, इनको वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो एक नकारात्मक शक्ति होती है बेटा। अगर इसमें जब सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, अगर इन 5 देशों में से एक देश उन प्रस्ताव से सहमत नहीं होता तो उस स्थिति में वह देश उस प्रस्ताव को पास होने से रोकने के लिए अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। जैसे आपको पता है बेटा, हमारे संसद में जो बिल पास होते हैं वो बहुमत से होते हैं कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है तो वह बिल पास करा सकते हैं। किंतु जो सुरक्षा परिषद है उसमें कोई भी प्रस्ताव तभी पास होगा जब 5 देश उस पर सहमत हो और अपने उनमें से कोई भी देश वीटो का प्रयोग ना करे। अगर किसी भी देश ने किसी प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का प्रयोग कर दिया तो वह प्रस्ताव बेटा निरस्त हो जाता है।
प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में ही सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा है वह सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ा और इसमें क्या सुधार होने चाहिए ये पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे बेटा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी या जो प्रतिनिधि वो कहलाते हैं बेटा महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिवालय का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उनका नाम होता है वो क्या होता है बेटा, महासचिव कहलाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था ट्राइगली नार्वे। ट्राइगली नार्वे देश के थे बेटा, जो कि 1946 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। वर्तमान समय में जो महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। तो फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था ट्राइगली, और जो कौन से देश से थे, नॉर्वे के थे। और वर्तमान में जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध तथा शैक्षणिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का पक्ष की जो चीज़ें भारत के फेवर में जाती हैं बेटा, कि आबादी के दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा राष्ट्र है और स्थिर लोकतंत्र है, और यहाँ की जो सरकार है उसमें की मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा है, और भारत एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भारत का लगातार योगदान रहता है। शांति बहाली में भी भारत का योगदान रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रमुख एजेंसियां हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एब्रीविएशन याद होना चाहिए WHO। हिंदी में जो इसकी फुल फॉर्म है, विस्तृत रूप विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी जो इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था है वह है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तीसरा जो इसका संगठन वो आपको याद रखना है बेटा, यूनिसेफ, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। 4 संगठन अभी तक मैंने बताए हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठन या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO। तीसरा संगठन यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। चौथा संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। पांचवा संगठन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। यूनाइटेड यू से बना यूनाइटेड, एन से बना नेशंस और एच से बना ह्यूमन, आर से बना राइट, सी से बना कमीशन, UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन उच्चायोग। छठा संगठन बेटा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। फिर से बता रहा हूँ, छठा संगठन यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, UNHCR। सातवां जो संगठन है जो आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब बेटे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना। और तीसरा, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना। जो भी संधियां होती हैं अलग अलग संगठनों के बीच में सभी देशों द्वारा, जिस पर सभी देशों के साइन होते हैं, तो उन संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू कराना। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के क्या उपाय हैं? कि बेटा जो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो विश्व में हमारा जो विश्व है उसमें केवल एक ही ध्रुव रह गया है, तो इसलिए इसे हम एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी भूमिका कैसे महत्वपूर्ण निभानी है, इसके कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले शांति संस्थापक आयोग का गठन, यानी एक ऐसा आयोग बनाया जाए जिसका काम शांति की स्थापना करना हो। दूसरा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना। मानवाधिकार की परिषद की स्थापना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी ताकतवर देश अपनी ताकत के बूते पर जो मनुष्य के जो बेसिक अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, उनको छीन ना सके, अधिकारों का हनन ना हो पाए। तीसरा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सहमति। चौथा, एक लोकतंत्र कोष का गठन। पांचवा जो पॉइंट है, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना। छठा, न्यायशीलता परिषद की समाप्ति। आज एक ध्रुवीय
विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर हो चुका है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भी अमेरिकी ताकत पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि अमेरिका का इसके बजट में योगदान अधिक है। इसके अतिरिक्त इसका कार्यालय भी अमेरिकी भू क्षेत्र पर स्थित है, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता कर उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन हैं, ये इस वर्ष जो सिलेबस है CBSE का, उसमें से इसको डिलीट कर दिया गया है। तो आपको इस चैप्टर में केवल बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठनों के बारे में ही पढ़ना है। धन्यवाद, नमस्कार।